दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नजर डालते हुए। बलिया में सरेआम हत्या, अभियुक्त के बचाव में उतरे बीजेपी विधायक। बाराबंकी में हाथरस जैसी घटना, दलित लड़की की रेप के बाद हत्या। राज्यों के सामने झुकी मोदी सरकार, कर्ज लेकर जीएसटी की भरपाई करेगी। पराली समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई पूर्व जज के नेतृत्व में कमेटी। सुशांत केस में फेक न्यूज फैलाने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का, लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे। गुजारिश यही है कि गोदी मीडिया से अगर पार पाना है, अगर उसकी झूठी, अधपक्की और गुमराह करने वाली खबरों से बचना है, तो जरूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप अपनी मनचाही सदस्यता उसमें से चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित सत्यहिंदी.com को आपका ये समर्थन जरूर मिलेगा। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरकारी अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में दर्जनों गोलियां चलाकर एक व्यक्ति की हत्या कर देने वाले बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह के बचाव में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह खुलकर उतर आए हैं। अक्सर अपने बयानों से पार्टी के लिए मुसीबतें पैदा करने वाले बलिया की बैरिया सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। गुरुवार को बलिया के दुर्जनपुर गांव में राशन कोटे की दुकान को लेकर आयोजित खुली बैठक में फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस समय सैकड़ों गांव वाले और सरकार के कई अधिकारियों के साथ बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। घटना के बाद इतने लोगों की मौजूदगी में भी अभियुक्त कैसे भाग निकला, इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि दुर्जनपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई न्याय का गला घोट रही है। उन्होंने कहा कि घटना में 6 महिलाएं चोटिल हो गईं और वे अस्पताल में हैं, जबकि एक व्यक्ति को बड़े अस्पताल में रेफर किया जा चुका है, लेकिन उनकी पीड़ा कोई नहीं देख रहा है। विधायक ने कहा है कि बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाता तो उसके परिवार सहित दर्जनों लोग मारे जाते। उन्होंने कहा कि लाठी डंडे से वार करने वाले और गोली मारने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया की घटना का अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है और उनसे लंबे समय से जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र सिंह ने भी साफ किया है कि धीरेन्द्र सिंह उनसे ही नहीं जुड़ा है, बल्कि बीजेपी का नेता भी है। उधर बलिया कांड के मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह के भाई देवेंद्र सिंह सहित 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बलिया में हुए हत्याकांड के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज करते हुए ट्वीट किया है कि बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के एसडीएम और सीईओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या करके फरार हो जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। अपने लोगों की मतलब ठाकुरों की, क्षत्रियों की, राजपूतों की, क्योंकि इस शासन में ये माना जा रहा है कि ठाकुरों को खासतौर से सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का संरक्षण मिल रहा है और वो खुलेआम जो भी चाहे कर रहे हैं। इस घटना में भी धीरेन्द्र सिंह जो अभियुक्त है वो भी ठाकुर जाति से आता है। तो उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष चल रहा है, जो विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष चल रहा है, उसका एक उदाहरण ये भी है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां पुलिस असहाय सी नजर आ रही है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस की भूमिका, प्रशासन की भूमिका बहुत सारे सवालों के घेरे में
हमेशा रहती है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ की पुलिस चुस्ती के साथ काम कर रही है या निष्पक्ष होकर काम कर रही है। इस मामले में भी यही स्पष्ट तौर पर सामने आ चुका है। अब इस घटना के बाद जो कि खुलेआम सरेआम हुई है और इस तरह की जो पहले हुई तमाम घटनाएं हैं, अगर उनको जोड़कर देखा जाए तो क्या कहा जाए योगी सरकार के बारे में, किस तरह से वो चल रही है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही भीषण हो गई है, बहुत ही निरंकुश हो गई, बिगड़ गई है। और ऐसी सूरत में क्या ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार वास्तव में है भी, योगी सरकार कुछ काम कर भी रही है या नहीं कर रही है? ये पूरी संवैधानिक व्यवस्था का चरमरा जाना है, कानून व्यवस्था का चरमरा जाना है। और ऐसी सूरत में एक ही चीज होती है कि योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए न, और या फिर उसकी जगह दूसरा कोई विकल्प बीजेपी दे। लेकिन ये हालांकि अंतिम शस्त्र होता है ये चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना, लेकिन अगर इतनी नालायक और निकम्मी सरकार हो तो ऐसे में आपको ये कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि जब प्रदेश के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो फिर सरकार का होना ना होना क्या मायने रह जाता है। अब देखिए कि अगली जो खबर मैं ले रहा हूँ वो भी इसी तरह से जुड़ी हुई है और वो भी उत्तर प्रदेश की भयावह तस्वीर पेश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हाथरस की तरह एक और कांड हुआ है। यहाँ एक दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस पर यह आरोप भी लग रहा है कि उसने आनन फानन में लड़की का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही करा दिया। बताया जा रहा है कि दलित लड़की से रेप और उसकी हत्या की यह घटना बीते बुधवार की हुई है। गुरुवार की शाम को लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें गला दबाकर हत्या और दुष्कर्म की पुष्टि की गई है। शुरू में इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केवल हत्या का केस दर्ज किया था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ यौन शोषण की भी पुष्टि हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 को भी एफआईआर में जोड़ा, जो कि बलात्कार से संबंधित है। हालांकि लड़की की उम्र को लेकर अभी भी थोड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से पुलिस ने अभी तक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया है। पीड़ित लड़की के परिजनों का दावा है कि उन्होंने पुलिस को बताया है कि लड़की 17 साल की थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि मौखिक शिकायत दर्ज कराते वक्त परिजनों ने बताया था कि लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है। लड़की के पिता के मुताबिक लड़की फसल काटने के लिए घर से निकली थी, लेकिन फिर वो वापस नहीं आई, जिसके बाद मैं चिंतित हो गया और फिर उसकी तलाश शुरू की। करीब 1.5 घंटे के बाद मैंने खेत में उसकी चप्पल देखी और फिर थोड़ी तलाश के बाद लड़की की लाश मिली। तो हाथरस की तरह बिल्कुल उसी पैटर्न में एक दूसरा मामला बाराबंकी में भी हो गया है और पुलिस की भूमिका वहां भी उसी तरह से संदिग्ध है। जैसे हाथरस में आधी रात को पीड़िता के शव को उसके परिजनों की जानकारी के बिना, सहमति के बिना जला दिया गया, यहाँ भी पुलिस ने हड़बड़ी में, अब चाहे वो जो हत्यारे हैं, रेपिस्ट हैं, उनको बचाने के लिए किया या अपने को बचाने के लिए किया, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के पहले ही और बिना पूरी जांच तफ्तीश के ही उसके शव को अंतिम संस्कार उसका करवा दिया। तो ये पुलिस की भूमिका फिर यहाँ पर शक के घेरे में आ गई है कि आखिरकार वो किनके साथ है, दलितों के साथ, आम आदमियों के साथ, या फिर हत्यारों और जो अपराधी हैं उनके साथ है। एक बार फिर से ये स्थिति, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसके कामकाज को लेकर, उसके लापरवाहियों को लेकर, उसके नकारेपन को लेकर। तो योगी सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। कानून और व्यवस्था उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। न पुलिस कुछ कर रही है, अब बल्कि कर भी रही है या प्रशासन भी कुछ कर रहा है तो वो अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अपराधी जिनके साथ अपराध हुए हैं, एक के बाद एक दलित स्त्रियों, लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, होती जा रही हैं और उसमें हर बार पुलिस की भूमिका संदेह से भरी होती है। तो ये बड़ा ही एक दुखद पहलू है जो हम उत्तर प्रदेश में होता देख रहे हैं और इस समय निश्चित रूप से कड़े कदम की जरूरत है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से उठे, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से उठे। लेकिन ये समय अब आ गया है जब उत्तर प्रदेश में योगी राज खत्म होना चाहिए।
और अब अगली खबर लेते हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों के दबाव के सामने केंद्र सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े हैं। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की कमी को पूरी करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। कर्ज ली गई राशि को राज्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसे उन्हें जीएसटी कंपनसेशन सेस रिलीज के बदले में एक के बाद एक लोन के तौर पर दिया जाएगा। बता दें कि जीएसटी में कमी की भरपाई के लिए केंद्र ने अगस्त में राज्यों के सामने 2 विकल्प रखे थे। इसके तहत या तो वे भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष सुविधा के जरिए 97,000 करोड़ रुपए कर्ज ले सकते थे या फिर बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले सकते थे। हालांकि बाद में कुछ राज्यों की मांग पर पहले विकल्प के तहत रकम को 97,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने कहा था कि 21 राज्यों ने कर्ज लेने के 2 विकल्प में से पहले विकल्प का चयन किया है। हालांकि कांग्रेस, वामदल और तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने कर्ज लेने का कोई भी विकल्प स्वीकार नहीं किया था। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने इसे एक अच्छा कदम बताया है। उन्होंने लिखा है कि वित्त मंत्री ने राज्यों को लिखा है कि केंद्र सरकार 1.10,208 करोड़ रुपए उधार लेगी और राज्य सरकारों को बैक टू बैक ऋण देगी। मैं इस हृदय परिवर्तन का स्वागत करता हूं। तो केंद्र सरकार को हृदय परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि राज्य सरकारों ने, खासतौर से उन राज्य सरकारों ने जो बीजेपी शासित नहीं है, एकजुट होकर केंद्र सरकार से कह दिया था कि वो जो विकल्प दे रही है वो हमें सूट नहीं करता है। अब बीजेपी शासित या बीजेपी के साथ सहयोगी दलों की जहां सरकारें हैं, जाहिर है कि वो बीजेपी के साथ थी, सरकार के साथ थी और वो जो आदेश निर्देश ऊपर से मिल रहे थे उनका पालन कर रही थी। लेकिन जो विकल्प दिए गए थे उनसे राज्यों की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही तबाह हो चुकी है उस पर और भी बुरा असर पड़ता। तो ये राज्य लगातार कह रहे थे कि केंद्र सरकार कर्ज ले और फिर हमें दे, हमें बाजार से कर्ज लेने के लिए मजबूर न किया जाए। तो केंद्र सरकार ने उस समय क्या कहा कि हम ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी जो कोरोना आया है वो एक्ट ऑफ गॉड है और इसकी वजह से हमारी कोई देनदारी नहीं बनती, हम किसी तरह से आपकी भरपाई नहीं करेंगे और यहाँ तक कह दिया कि हम कर्ज भी नहीं लेंगे। और लेकिन पिछले 3-4 महीनों से लगातार जब राज्यों ने बाकायदा एक दबाव बनाया, मोर्चा खोले रखा, तब जाकर केंद्र सरकार को ये समझ आई है कि ये रास्ता नहीं चलेगा। जिस तरह से जिद्दी रास्ता उसने अपना रखा है, संघीय ढांचे को दरकिनार करते हुए अपनी थोपने की कोशिश कर रहा है, उसमें बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ती चली जाएगी। और चूंकि तमाम राज्य बुरी तरह से प्रभावित हैं, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से उनके अपने टैक्स कलेक्शन लगभग खत्म हो गए हैं, दूसरा जीएसटी का टैक्स की जो 14% के कमिटमेंट है केंद्र सरकार का वो नहीं दे रही है, इससे उनकी और स्थिति बिगड़ गई थी। तो ये बहुत सही निर्णय है, ये निर्णय लेना ही था केंद्र सरकार को, इसके अलावा और कोई रास्ता भी उसके सामने नहीं था। लेकिन ये ले लिया है, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि आगे भी इसी तरह की समझदारी केंद्र सरकार दिखाएगी, न तो अड़ियलपन दिखाएगी और न ही राज्य सरकारों को बाईपास करके एक तरफा निर्णय लेने की कोशिश करेगी। अगली खबर लेते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस मदन बी लोकुर के नेतृत्व में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। हाल के दिनों में दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ रहा है और इसी को लेकर अदालत में याचिका लगाई गई थी। पर्यावरण संरक्षण में जुटे 2 लोगों ने जनहित याचिका के जरिए मांग की है कि पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने इसमें दावा किया कि कोर्ट के निर्देशों के बाद भी इस पर रोक लगाने के लिए राज्य पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। हर साल अक्टूबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है और फिर ऐसा वक्त आ जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रदूषण के लिए आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने को प्रमुख कारण माना जाता है। हालांकि इसके लिए दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य और बड़ी संख्या में चलने वाले वाहन भी
जिम्मेदार हैं। पराली के कारण दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पड़ोसी राज्यों में खेत की आग का असर फिलहाल केवल 4% है और बाकी स्थानीय स्रोतों से है। उन्होंने कहा कि एक ठूंठ जल रहा है, दूसरी तरफ कचरा। उन्होंने कहा कि लेकिन 95% स्थानीय कारकों से प्रदूषण है। उन्होंने कहा कि हमें इन स्थानीय कारकों को कम करने के लिए काम करना होगा। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए इन राज्यों में खेत में आग को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये जो हर्षवर्धन का एक टकराव है राज्य सरकार के साथ, दिल्ली सरकार के साथ, वो बेमानी है, बेमतलब है, क्योंकि केंद्र सरकार को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए इस तरह की समस्याएं आने पर कि क्या सलूशन हो सकता है, ना कि आरोप प्रत्यारोप में उलझना चाहिए। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत कारणों से होता है, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि जब पराली जलाई जाती है तब दिल्ली में प्रदूषण भयानक रूप से बढ़ जाता है। तो हर्षवर्धन अगर इससे इनकार कर रहे हैं, इसे कमतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत हास्यास्पद है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का इस तरह से रिएक्ट करना ये आश्चर्यजनक है। और इस समय जबकि मिलकर काम करने की जरूरत है तो नाहक में विवाद पैदा कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि दूसरे राज्यों से बात करके पराली जलाने के जो दूसरे विकल्प हैं पराली खत्म करने के, उन पर काम करें, उस तरफ से कन्विंस करें ताकि जो पराली का धुआं है वो इस तरफ ना आए। लेकिन चूंकि राजनीति करनी है हर्षवर्धन को, इसलिए वो दिल्ली सरकार को निशाना बना रहा है। और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में क्या किया है इतने सालों में, ये बताने में उन्हें हिचक हो रही है। निश्चित रूप से कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। ऑड इवन का फार्मूला भी बहुत पिट चुका है, उससे भी कुछ बात बनी नहीं है। अब फिर चूंकि वैसी स्थिति बन रही है, पता नहीं वो क्या करेंगे। लेकिन कोई ऐसी दीर्घकालिक योजना दिल्ली सरकार लेकर नहीं आई है जिससे दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो। तो ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। मदन बी लोकुर जो बहुत ही सिंसियर और निष्ठावान जज माने जाते हैं, उनकी देखरेख में निश्चित रूप से ये कमेटी कोई अच्छे सुझाव देगी, कोई रास्ता सुझाएगी और उससे इस समस्या का समाधान हो सकेगा। अगली खबर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में झूठी खबरें फैलाने के आरोपी दिल्ली के एक निवासी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वकील होने का दावा करने वाले इस शख्स को मुंबई पुलिस मुंबई लेकर आई है। विभोर आनंद नाम के इस शख्स का ट्विटर अकाउंट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। विभोर आनंद पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर कई सनसनीखेज और अपमानजनक आरोप लगाए थे। पुलिस का कहना है कि उसने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर कई झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़कर बहुत से लोगों पर अपने पोस्ट के जरिए निशाना बनाया था। दिशा सालियान सुशांत सिंह के मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। दिशा सालियान की 8 जून को मुंबई के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 14वें फ्लोर के से नीचे गिरकर मौत हो गई थी। आनंद ने ट्विटर पर दावा किया था कि सालियान की हत्या की गई थी और इसके पहले उनके साथ रेप हुआ था। उसने इसके पीछे बॉलीवुड के कई बड़े लोगों का नाम लिया था। एनडीटीवी से बात करते हुए मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा, मीडिया में ऐसा एक नैरेटिव तैयार किया गया था कि मुंबई पुलिस ने केस को बहुत खराब तरीके से हैंडल किया है। हमें बहुत अपमान झेलना पड़ा। हम हमेशा अपनी जांच को लेकर आश्वस्त थे। पिछले महीने मुंबई पुलिस ने एक मॉडल और एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया था जो एक पत्रकार बनने का नाटक करके सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट पोस्ट कर रहा था। तो सुशांत सिंह मामले में बड़े पैमाने पर इस तरह की कैंपेन चलाई गई हैं जिसमें दक्षिणपंथी और खासतौर पे संघ परिवार से जुड़े लोग शामिल रहे हैं। फर्जी वेबसाइट बनी है, फेक न्यूज चलाई गई हैं और आम लोगों को क्या कहा जाए, बड़े बड़े चैनलों ने ये किया है। उन चैनलों को दंडित भी किया गया है। एनबीए के द्वारा बाकायदा आज तक जैसे चैनलों को दंडित किया गया है। तो रिपब्लिक टीवी क्या कर रहा था ये हम सब जानते हैं। फेक न्यूज, मनगढ़ंत खबरें, झूठी खबरें, अफवाहें इस तरह से बहुत सारी चलाई गई। लेकिन ये अच्छा है कि मुंबई पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके
अरेस्ट कर रही है। इससे एक मैसेज जाएगा कि अगर आप इस तरह से सोशल मीडिया पर बिहेवियर आपका रहता है तो आप बचेंगे नहीं, आप फंस सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये कानून से ऊपर कोई नहीं है। दूसरों के चरित्र हनन के जरिए किसी पार्टी को मदद करना या किसी अपनी संतुष्टि के लिए किसी पर कुछ भी आरोप लगा देना, ये गला खराब प्रवृत्ति है, खराब ट्रेंड है और इस पर रोक लगने की जरूरत है। और तभी लगेगी जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो सोशल मीडिया पर इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। बुलेटिन के अंत में अब मैं कोरोना से संबंधित आपको ताज़ा तरीन जानकारी दे देता हूं। भारत में कोरोना के कुल 8,78,000 एक्टिव मामले पाए गए हैं। चीन की कोरोना वैक्सीन ने बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखाए हैं। गायक कुमार सानू कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दुनिया में संक्रमितों की संख्या अब 3,89,00,000 के पार चली गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन मित्रों ने अभी तक sathhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।